हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं, जो कि सीटेट में इस चैप्टर का बड़ा ही वेट है, मतलब बड़ा ही वेटेज रखता है ये चैप्टर। आपको हर सीटेट में इससे 2 या 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी PYQ लगाए होंगे उनको पता होगा कि इस चैप्टर से सवाल आते हैं या नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी साथी सीटेट 2025 की तैयारी करते हैं वो सभी साथी अंतिम तक बने रहें और इस क्लास का पूरा आनंद लें। हम लोग इस चैप्टर बाल विकास की अवस्थाएं को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों, आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का क्या क्या है? आज हम लोग का है बाल विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। ठीक है, तो बाल विकास की अवस्थाएं मेरे भाई 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है मेरे भाई? फर्स्ट स्टेज क्या होता है? तो फर्स्ट होता है प्रसव पूर्व, जिसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। इसका टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है? ये एग्जाम में मेरे भाई पूछ सकता है। आप सभी साथी इसके टाइम ऑफ पीरियड को भी याद रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि प्री नेटल स्टेज का टाइम ऑफ पीरियड क्या है, तो ये होता है 9 महीने या 280 दिन। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन में भी आता है। तो फर्स्ट क्या है? प्रसव पूर्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। और इसका टाइम ऑफ पीरियड कितना है? 9 महीने या 280 दिन। ठीक है। फिर दूसरा स्टेज है हमारा है शैशवा अवस्था। क्या है मेरे भाई? शैशवा अवस्था, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ये होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। क्या है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर हमारा तीसरा है मेरे भाई पूर्व बाल अवस्था, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष। क्या है मेरे भाई? 2 से 6 वर्ष। फिर चौथा है हमारा उत्तर बाल व्यवस्था या बाल व्यवस्था, जिसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। इसका टाइम ऑफ पीरियड कितना है? 6 से 12 वर्ष। क्या है मेरे भाई? 6 से 12 वर्ष। फिर पांचवा है हमारा किशोरावस्था, जिसको बोलते हैं एडोलसेंस। इसका टाइम ऑफ पीरियड कितना है? 12 या 13 से लेकर के 18 वर्ष। 12 वर्ष या 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक हमारा क्या होता है मेरे भाई? ये होता है एडोलसेंस। तो जो भी हमारे साथी अभी जो देखे होंगे कि ये 5 स्टेज है, अभी पांचों स्टेज का समझेंगे कि बच्चा इनमें क्या क्या प्रतिक्रिया करता है, बच्चा का इसमें कैसे विकास होता है, बच्चा इसमें किन चीज़ों को अपने अनुसार समझने लगता है, अपने अनुसार अधिगम करने लगता है। ठीक है मेरे भाई, मतलब जो भी स्टेज है इस सभी स्टेज के प्रॉपर्टीज को हम लोग अब समझने का काम करेंगे। तो आइए मेरे भाई हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं में फर्स्ट क्या है हमारा? प्रसव पूर्व, जिसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। ये होता है 9 महीने या 280 दिन। अब इसमें क्या कहा गया? यह अवस्था माता के गर्भाधान कंसेप्शन से शुरू होती है। अब कहने क्या मतलब है मेरे भाई कि ये जो अवस्था है ना बच्चों का, ये माता के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। मतलब 9 महीने या 280 दिन जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसी समय को क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज। और यहाँ पॉइंट में भी क्लियर इसको लिख दिया गया है कि यह अवस्था माता के गर्भधान, क्या है? गर्भाधान मतलब कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। तो सभी साथी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा दूसरा क्या है? शैशवा अवस्था, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। ठीक है। अब इसका पॉइंट में क्या बोला गया? इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब इसमें कहने का मतलब है कि शिशु जो है पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब कोई बच्चा मान लीजिए आप देखते हो घर में, वो जब जन्म लेता है जब तो 2 वर्ष तक वो अपने ज़्यादा माँ और पापा से ही प्यार करता है। ठीक है। तो वो अपनी माँ से ही चीज़ों को सीखता है और अपने घर के जो भी मूल प्रवृत्ति होती है, जो चीज़ को देखता है उसी के अनुसार क्या करता है? वो व्यवहार व्यक्त करता है, मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि माता पिता पर ही निर्भर रहता है बच्चा और उन्हीं से सबसे पहले वो सीखने का काम शुरू करता है। ठीक है। फिर इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चा का क्या होता है? तेज शारीरिक विकास होता है। उसके बाद फिर बच्चा में मानसिक विकास भी इसी समय होता है और इसी स्टेज में बच्चा क्या करता है? अधिगम करना शुरू करता है। ठीक है मेरे भाई, मतलब चीज़ों को देखेगा, आप उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो सुन के सीखेगा, वही चीज़ को क्या करेगा? रिप्लाई करेगा वो। ठीक है मेरे भाई, तो इसी स्टेज में बच्चा अधिगम की भी अवस्था होती है। ठीक है। और नैतिकता का अभाव, मतलब नैतिकता मोरलिटी, मतलब इसी अवस्था में इन्फेंसी स्टेज में बच्चों में नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। इसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बच्चा
दादा को भी थप्पड़ मार देगा, पापा को भी थप्पड़ मार देगा, उसको ये नहीं पता है कि मतलब नैतिक नाम का क्या चीज होता है, नैतिकता क्या चीज होती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए इस स्टेज में ना नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। और आप लोग इस फोटो के माध्यम से भी समझ गए होंगे कि देखिए प्रसव पूर्व मतलब क्या, बच्चा माँ के गर्भ में है, तो इसका टाइम होता है 9 महीने या 280 दिन। फिर उसके बाद आ गया क्या है, 0 से लेकर 2 वर्ष, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष। तो आप इस टाइप के बच्चा को भी आप लोग घर में देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों का इमेज भी लगा दिया गया है ताकि हमारे सभी साथी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्त, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज है पूर्व बाल अवस्था, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसका टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है, 2 से 6 वर्ष। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? बच्चा यहाँ पे देखिए पॉइंट के अनुसार लिखा हुआ है, इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखता है। अब कहने का मतलब है कि इस स्टेज में ना बच्चा आप जो करेंगे ना उस चीज को जल्दी से वो देख के सीख जाएगा, मतलब आपको इमिटेट करके वो चीजों को दोहराने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो वही कहा गया है कि इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। इस अवस्था में भी क्या होता है, बच्चा में क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। बच्चा इसमें क्या करेगा, चीजों को तोड़ मरोड़ के देखना शुरू कर देगा। जैसे आप उसको अगर कोई खिलौना देंगे ना तो वो खिलौना को खेलेगा भी और उसको तोड़ मरोड़ करना शुरू कर देगा। वो तोड़ तोड़ को देखेगा कि आखिर इसमें क्या चीज है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा में क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, मतलब उत्सुकता ज्यादा होती है। फिर उसके बाद है इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। बच्चा इस अवस्था में ना खिलौना से खेलना ज्यादा पसंद करता है। देख रहे हैं इस फिगर में बच्चा खिलौना से खेल रहा है ना, बच्चा खिलौना से खेल रहा है, तो इस अवस्था को भी क्या कहते हैं, टॉय एज कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि टॉय एज किस अवस्था में होता है तो आप लोग सीधा मारेंगे क्या, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था। दोस्तों आप इस सब चीजों का नाम आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में ना नाम आपको बार बार चेंज करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होते हैं। अब इसी अवस्था में ना दोस्त बच्चा भाषा सीखने लगता है, अपने घर के द्वारा जो सीखता है, फिर समाज के द्वारा जो निकलता है। मतलब मान लीजिए कि बच्चा क्या करता है, इसमें आंगनबाड़ी में जाने लगता है, तो वहां से वो चीजों को सीखता है। तो इसी टाइम ऑफ पीरियड में बच्चा भाषा भी सीखने लगता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होते हैं। ठीक है, या संवेदनशील चरण है। फिर उसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, कल्पना वाले गेमों को भी खेलने लगता है। ठीक है, कल्पनाशीलता वाले गेमों को खेलने लगता है, मतलब इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को ये तीसरा स्टेज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब चौथा स्टेज देखते हैं। चौथा स्टेज हमारा क्या है मेरे भाई, उत्तर बाल व्यवस्था या बाल व्यवस्था, जिसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, जो होता है 6 से 12 साल तक के बच्चों में। ठीक है, अब इसका हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। आप लोग सभी साथी फिगर भी देख रहे होंगे कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे कैसे होते हैं, और सभी साथी अपने घर में आस पड़ोस में देखे होंगे कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको समझेंगे पॉइंट से। इसे तार्किक चिंतन, मतलब इसमें तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। अब कहने का मतलब है कि मेरे भाई जो आप देख रहे हैं ना लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, इस अवस्था को ना तार्किक चिंतन मतलब लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा इसमें ना तार्किक चीजों पर विचार करने लगता है, मतलब कोई भी चीज आप उसको देंगे ना तो उसमें वो लॉजिक खोजने लगेगा कि मान लीजिए पेन है तो ये पेन कैसे है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, समझे। तो उसमें क्या करता है बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, वो सही गलत का उसमें निर्णय लेने लगता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसी एज में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने लगता है। 6 साल के बाद बच्चा इसमें स्कूल जाने लगता है, इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था को आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा खूब खेलता उलता है, खूब अपने आप को गंदा करता है, बहुत सारा चीज क्या होता है इसमें बच्चा में बुराई भी आ जाती है, अच्छाई भी आ जाती है, तो इसलिए इस अवस्था को कहा गया है गंदी अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चा समाज से बहुत बुराइयों को भी ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे स्कूल में या अपने माहौल में या घर में या परिवार में समाज में
फिर जो चीज़ जब सीखता है तब धीरे धीरे वो अपनी अंदर की बुराई को वो खत्म करना शुरू करता है। ठीक है, इसलिए कहा गया इस अवस्था को गंदी अवस्था। फिर इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा बड़ा एक्टिव होता है, बड़ा उसमें फुर्ती होता है। ठीक है, कोई भी काम करेंगे तो वो दौड़ के जाएगा, करेगा, समझे, और वो बहुत स्मार्ट भी होता है। कोई भी चीज़ उसको देंगे ना, आप मान लीजिए कि मोबाइल है, आप उसके सामने एक बार लॉक खोल दीजिएगा ना, और फिर मोबाइल को आप रख दीजिए, तो वो आपके लॉक को बड़े गौर से देख लेता है। मतलब आप अगर फटाफट मारे भी हैं तो उसका दिमाग इतना उस समय तेज रहता है कि आपके वो जो आप कोड पासवर्ड जो डाल रहे हैं उसको देख करके वो खोल लेगा। इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था में बच्चा स्मार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा खूब खेलना कूदना पसंद करता है। ठीक है, इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में ना बच्चा में चीज़ों को स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब बच्चा जो चीज़ पढ़ेगा या जो चीज़ उसको आप बोलेंगे वो चीज़ अपने दिमाग में क्या करता है, स्टोरेज करने लगता है। ठीक है, उसके बाद इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपना दोस्त यार बनाने लगता है। देख रहे हैं एक बच्चा कितने सारे दोस्तों के साथ खड़ा है। तो इस अवस्था में ना बच्चा अपना एक टोली बनाएगा, अपना समूह बनाएगा, गैंग बनाएगा, अपने दोस्त यार की क्या करेगा, एक समूह बनाएगा। इसलिए कहा गया है कि इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी, इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। हमेशा याद रखेंगे, अगर पूछ दिया जाए कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है तो लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, इसे यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को उत्तर बाल व्यवस्था या बाल व्यवस्था क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब पांचवा स्टेज देखते हैं। पांचवा में क्या है मेरे भाई, पांचवा और आखिरी स्टेज है, क्या है, तो इसमें है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ये होता है 11 या मतलब सॉरी ये 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था में कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग पॉइंट समझेंगे। इसमें क्या बोला है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे मेरे भाई जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें ना बच्चा में बहुत चेंजेस होते हैं। लड़का में क्या होता है, उसमें मूछधारी आ जाते हैं, लड़कियों में क्या आते हैं, फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि इस समय ना बहुत सारा बच्चा में क्या होता है, तूफान, इसको तूफान एज भी कहते हैं। बच्चा इसमें सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम लोग आइए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, बच्चा इसमें खूब संघर्ष भी करता है, खूब स्ट्रेस में भी रहता है। उसके बाद आंधी तूफान, उसे बहुत ज्यादा किसी भी काम करने के लिए क्या होता है, चूल मचा रहता है कि हमको ऐसा करना है, हमको ये करना है, हमको ये चाहिए। तो उसको आंधी तूफान वाला भी समय भी कहते हैं। और बच्चा इस समय उलझन में भी रहता है, वो चीजों को समझ नहीं पाता है कि उसे करना क्या है, उसे कैसे पढ़ना है। तो बच्चा इस एज में उलझता भी बहुत है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ दे तो आप लोग क्या मारेंगे, एडोलसेंस। फिर उसके बाद है इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। इसमें लड़का लड़की क्या होते हैं, विषमलिंगी जो होते हैं इसमें आकर्षक होते हैं। लड़का चाहेगा कि हमारी लड़की गर्लफ्रेंड बने, लड़की चाहिए कि लड़का हमारा बॉयफ्रेंड बने। तो इसलिए क्या है, इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। यह इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को मेरे भाई स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। अब हीरो वर्शिप क्या होता है, बच्चा जैसे से किसी को देखेगा ना, कोई अच्छा आदमी है, कोई उसका खूब अच्छा प्रेस्टीज है, मान लीजिए कि कोई जिम करता है, उसका खूब अच्छा बॉडी है, तो बच्चा उसकी तरह से क्या होता है, बनना चाहता है, उसको अपना आदर्श मान बैठता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो आप देखते होंगे ना कि हाँ ये अक्षय कुमार, ये सलमान खान, इसका ऐसा बॉडी शॉडी है, ये ऐसा एक्टिंग करता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसको अपना आइडियल मानने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। इस अवस्था में ही बच्चा क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। अमूर्त चिंतन कहने का मतलब है कि आप कोई मैथ का सवाल दे देंगे और बच्चा उसका कैलकुलेशन अपने दिमाग में करने लगता है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है मेरे भाई, अमूर्त चिंतन किसको कहते हैं, जाओ मान लीजिए कि बच्चा को आप कोई काम दे देते हैं तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं, तब वो चिंतन करता है, उसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। और कोई क्वेश्चन आप दे दिए और बच्चा खुद से उसको अपने दिमाग में कल्पना करने लगा, सोचने लगा, थिंकिंग करने लगा, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन में आप सभी साथी समझ गए होंगे
कि मूर्त चिंतन जिसको हम लोग उसको बोलते हैं जिसको बच्चा देख कर अनुभव करता है, ठीक है, टच करके अनुभव करता है। और अमूर्त चिंतन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें बच्चा कल्पना करता है, मतलब सोचता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त चिंतन, जिसको बच्चा देखता नहीं है और ना ही टच करता है। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को किशोरावस्था, एडोलसेंस, ये भी स्टेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी साथी को ये वीडियो अच्छा लगे वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं सीटेट 2025 के लिए, तो हम लोग उसी चैप्टर पर क्लास लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।